दर्द कुछ नेहा कुछ जाहिर भी था। दर्द कुछ नेहा कुछ जाहिर भी था। हुए हैं मीर गालिब लेकिन एक साहिर भी था। ये शेर मैंने अभी अभी बनाया, ताज़ा ताज़ा जिसे कहते हैं, बस अभी अभी बनाया। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो मकबूलियत गालिब को मिली, मीर को मिली, बस उससे कम तो साहिर को भी नहीं मिली। साहिर अपने आप में एक जादूगर है जो सर चढ़ जाता है तो उसके बाद उतरता नहीं, यानी सर चढ़ बोलता है साहिर। आज के दौर में अगर कोई पूछे, जैसे गालिब ने कहा था, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो मैं ये सोचता हूँ कि पूछते हैं वो कि साहिर कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। हम क्या बतलाएं साहिर के बारे में। साहिर एक परिंदा है, इसीलिए वो ताबिंदा है, वो जिंदा है। एक चेहरों के जंगल में अलग शाही बाशिंदा है। साहिर एक परिंदा है। आज सुबह सुबह साहिर को याद करने की वजह विशेष है। साहिर 100 बरस के हो गए आज। आप कहेंगे सेट योर ग्रामर राइट, 100 बरस के हो गए का क्या मतलब? 100 बरस के हो गए, क्या साहिर जिंदा है? शायद दुनिया से रुखसत नहीं होते, सिर्फ उनका शरीर जाता है, जिस्म जाता है, वो रह जाते हैं। उनके ख्यालात, उनके जज्बात, उनके तासुरात हमेशा रहते हैं। तो साहिर मेरे लिए आज 100 बरस के हो गए, क्योंकि जब तक इस धरती पर सुखन की बात होगी, अदब की बात होगी, शायरी की बात होगी, तो साहिर रहेंगे। साहिर में मेरी बेहदवी, साहिर में मेरी दिलचस्पी बेहद है। ये देखिए, लड़खड़ाहट शुरू हो गई मेरी ज़बान में सवेरे सवेरे। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूं? ये जो ट्रेन की विसल बजती है ना, इससे मुझे पाकीज़ा याद आ जाती है, महजबी याद आ जाती है, फिर कुछ लड़खड़ाहट ज़बान में। खैर, तो साहिर अपने आप में एक अलग ही किस्म के इंसान भी हैं और शायर भी हैं। अब्दुल हई था नाम उनका। वालिद तो उनके बहुत ही पैसे वाले जमींदार जागीरदार थे, शादियां किया करते थे। उन्हीं में एक बड़ी ही पुरएहसास खातून से साहिर दुनिया में आए। यही दिन था 8 मार्च का 1921। तो ये हुआ 2021, तो 100 बरस के हो गए ना साहिर। साहिर में मेरी दिलचस्पी की वजह यह है कि साहिर में मुझे इतनी वेरिएशंस दिखाई देती हैं, और जब मैं उनकी ज़िंदगी को टटोलने की कोशिश करता हूं तो उसमें इतनी नाकामियां दिखाई देती हैं कि उसके बाद भी एक इंसान रूमानियत से पल्ला नहीं झाड़ता, वो रूमानी रहता है। जहाँ उसको लिखना है वो लिखेगा, पेड़ों की शाखों पे हुई हुई चांदनी, तेरे ख्यालों में सोई सोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी ये रात, ये बाहर की फिर कभी ना आएगी, दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। शरारती इतने कि उस झरने को देख करके क्या कहते हैं, हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, ऐसा खूबसूरत तस्वुर आपके मन में उभरता है। यूँ लगता है जैसे किसी हिल स्टेशन पे आप चले गए हों, वहाँ एक झरना बह रहा है, एक नदी बह रही है। क्योंकि मैं तो पिछले काफ़ी दिनों से बहुत घूम रहा हूँ, और ये ख्याल मैंने वहाँ भी बोला जब मैं लौट कर के आ रहा था ऊटी से बेंगलोर की तरफ, और रास्ते में एक झरना बहुत बड़ा मुझे दिखा, तो वहाँ मुझे ये ख्याल साहिर साहब का याद आया था। रोमानियत इतनी है उनकी। रात को आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देखकर साहिर कह उठते हैं, रात सुनसान थी, बोझिल थी फिजा की सांस, रूह पर छाए थे
बेनाम गमों के साए, दिल को ये जिद थी कि तू आए तसल्ली देने, मेरी कोशिश थी कि नींद आ जाए। यूं अचानक तेरी आवाज़ कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या ज़मीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागा आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे। जब प्रकृति की गोद में चले जाते हैं साहिर, तो हर मंजर उन्हें बहुत पसंद आता है और वो उसका जिक्र भी अपनी शायरी में करते हैं। इसलिए मैं साहिर के बचपन की तरफ जब नज़र दौड़ाता हूँ तो जो जुल्म उन पे होते रहे, उनके वालिद की जो क्रूएलिटी उनकी माँ की तरफ है, साहिर की माँ की तरफ और साहिर साहब की तरफ है, उससे दरअसल साहिर के वजूद में थोड़ी तलखी तो आई, लेकिन वो ज़िंदगी को और आसानी से समझने लगे। जैसा मैं कहता हूँ कि एक इंसान की ज़िंदगी के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले बचपन, उसके बाद जवानी, उसके बाद बुजुर्गी, और आखिर का वो हिस्सा लोग मिस कर जाते हैं अक्सर, जहाँ बैठकर आप पीछे की तरफ लौटते हैं ख्यालों में और सोचते हैं ये सब क्या था, क्या खोया, क्या पाया। वो एक चौथा पड़ाव होता है ज़िंदगी का। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स आप चले जाते हैं दुनिया से। तो तलखी है बचपन में, क्योंकि माहौल इस तरीके का है कि जहाँ माँ को प्रताड़ना मिलती है, और साहिर इसको बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। जवानी में कदम रखा, कॉलेज डेज में ही उन्हें जो खूबसूरत चेहरे हैं वो पसंद आते थे और कोशिश करते थे कि ताल्लुक़ बढ़ाया जाए। उस एक चेहरे की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए भी थे। बाद में पता चला कि वो दुनिया से रुखसत हो गई। दुख हुआ, दर्द हुआ, और आगे बढ़े तो शायरी इस स्तर पे होने लग गई साहिर की कि अब पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है। मज़हब से दूर रहते हैं क्योंकि धर्म का काम था जोड़ना, लेकिन शायद साहिर के मुताबिक वो काम धर्म कर नहीं पाया। इसीलिए जब रफ़ी साहब की सुरीली आवाज़ में सुनाई देता है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जिसने भी धरती पे हमें भेजा, सबक तो उसने इंसानियत का देने के लिए भेजा था। ये अलग बात है कि ऐसा हो नहीं पाया, कितने हिस्सों में बट गई ज़िंदगी और ये दुनिया। साहिर सबको देख रहे थे। साहिर को एक और चीज़ जो बहुत तकलीफ़ देती थी वो थी सरमायादारी के मन में जो ईगो होती है, पैसे वालों की जो घमंड होता है, उसको भी वो बर्दाश्त नहीं करते थे। तंज़िया बड़े थे। 1960 की फिल्म में तो कमाल ही कर दिया, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। ये ऐसे हालात से शुरू होता है उनका गीत, आगे बढ़ता चला जाता है। मिलजुल के इस वतन को ऐसा बनाएंगे हम, हैरत से मुंह तकेगा सारा जहां हमारा। इस ख्याल को पूरे होने में 60 बरस लगे, लेकिन आज जब मैं 8 मार्च 2021 को साहिर के बारे में बात कर रहा हूँ, कितना दूरदर्शी थे वो कि आज पूरा जो विश्व है वो हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। हिंदुस्तान ने उस ख़तरनाक बीमारी की दवाई बना ली। अब सबकी ख्वाहिश यह है कि वो दवाई हिंदुस्तान से ली जाए। तो ये जो एक अज़मत है हमारे मुल्क की, वो उसका एक तसव्वुर किया था साहिर ने, और फिर वहीं उन्होंने कहा था कि वो सुबह कभी तो आएगी। भाई वो सुबह तो अभी दूर है। बहुत जुल्म है अभी दुनिया में, बहुत शोषण है अभी दुनिया में। ज़रूरतमंदों को जितना मिल जाना चाहिए था वो मिला नहीं। शायद आने वाले समय में ये फ़र्क दिखाई देगा। बड़े बड़े बांध बन रहे हैं और 4 लेन से 6 लेन तक बन रहे हैं। चारों तरफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, हो रहा है।
मैं तो अपने शहर के चारों तरफ देखता हूँ, जब सड़कों का बिछा हुआ ऐसा खूबसूरत जाल कि जिस जगह पहुँचने में हमें 2 घंटे लगते थे, अब वहाँ 45 मिनट में हम पहुँच जाते हैं। ये हुआ है, ये हमारे जो माशरा है, कॉमन मैन है, वो लाइफ लाइन है हमारे देश की। हर तरह की तकलीफ़ों को सहने के बाद वो मुस्कुराता है। तो ये जो हिस्सा है, इस पे साहिर की अपनी एक नज़र तो हमेशा रहती है। साहिर बहुत बगावती है। ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। वह हमारी एक दिक्कत मशरिक़ में क्या है कि ओनिंग शुरू हो जाती है जब से हम थोड़ा बड़ा होना शुरू करते हैं। ओनिंग अलग अलग जगहों से हमें अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिशें की जाने लगती हैं और उसमें हमारे वजूद को एक तरह से महदूद करने की कोशिश रहती है। साहिर तो पहले ही बगावत कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये ज़िंदगी मेरी है, इसे मैं अपने तरीके से लेकर चलूँगा, और वो अपने तरीके से लेकर चले। कोई समझौता नहीं किया। जहाँ उन्हें लगता था कि इस इंसान के साथ मेरी नहीं बन सकती, वो वहाँ से हट जाते थे। चाहे वो संगीतकार है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, जो कहना है वो खुल के कह देते थे। और इश्कियत है, ये कायनात इश्क है, ये एक ऐसा लफ्ज़ है, क्या बात है। इंतहा तो ये है, बंदे को खुदा करता है इश्क। इश्क इश्क, सारी दुनिया को मोहब्बत की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। उदासी से दूर रहने की सलाह देते थे। मेरा ख्याल है कि वो जो शैली में थी ना एक स्ट्रेन, कि जब वो पर्सनल लेवल पे बात करते थे तो वो करते थे कि आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई वीप, शैली कहते थे। और जब वो यूनिवर्सल हो जाते थे शैली, तो वो कहते थे कि विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो इधर हमारे शायर भी क्या कह रहे हैं कि जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी ना हो। लेकिन पर्सनल लेवल पे महफिल से उठ जाने वाले तुम लोगों पर क्या इल्जाम, मतलब मैं आवारा और बदनाम। फिर जब पर्सनल लेवल पर इस तरह की बातें करते थे, जो हासिल करना चाहा वो ज़िंदगी से छूट रहा था। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझती थी कि तलखी इस इंसान में है, लेकिन इसका वजूद बहुत बड़ा है। एक बार मैं B.R. चोपड़ा साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, जिनके बहुत ही पसंदीदा शायर थे, उनकी ज़्यादातर फिल्म्स में इन्होंने काम किया। उन्होंने बोला B.R. चोपड़ा साहब ने कि मैं कभी कभी देखता था साहिर जो है ना बेअदबी तक आ जाते थे आर्ग्यूमेंट करते करते, और मैं उनसे कह देता था साहिर इसके बाद हम अब कभी इकट्ठे काम नहीं करेंगे। साहिर उठकर चले जाते थे। और जब मैं अगली फिल्म के बारे में सोचता था तो मुझे सिर्फ साहिर का चेहरा दिखाई देता था, और मैं अपने मन में सोचता था तल्ख है, कड़वाहट है साहिर में, लेकिन शायर बहुत बड़ा है। और मैं फिर उन्हें अपनी फिल्म के लिए निमंत्रण देता था। ये होता है वजूद। S.D. बर्मन साहब से अलग हुए, O.P. नैयर से भी अलग हुए, अपना काम करते चले गए। जान निसार अख्तर साहब के बड़े प्रिय दोस्त थे। जावेद अख्तर साहब की कितनी मैं सोचता हूँ कि खुशकिस्मती है कि उनके वाले साहब जान निसार अख्तर साहब और उनके चाचा, ताऊ या मामा जो भी कहना चाहें, वो साहिर साहब। तो साहिर साहब जो जब ये जवान थे, जावेद साहब तो उन्हें कहा करते थे नौजवान। और देखिए आप सोचिए कि क्या उनकी परवरिश हो रही होगी। जावेद साहब के उधर से मजाज साहब हैं मामा, तो साहिर साहब उनके बड़े करीब थे। और साहिर साहब के बारे में मेरे ख्याल से जितना जावेद साहब जानते हैं, शायद बहुत कम लोगों को उनके बारे में इतना मालूम होगा। साहिर की रूमानियत बड़ी कमाल की है, लेकिन साहिर जब भी इश्किया हुए उनके मन में एक डर सा लगा रहता था, डर रहता। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे आस रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। क्योंकि ये जो खुशी हमें हासिल होती है, इसके पीछे कहीं कुछ झांक रही होती है किस्मत। इसीलिए खुशी के बारे में कहा जाता है कि 2 पल की होती है। प्रसन्नता आपके जीवन में बहुत कम आती है, आती भी है तो फ्लीटिंग होती है, चली जाती है। तो साहिर जब बगावत पे आते तो छोड़ते नहीं किसी को। ज़िंदगी भीख में नहीं मिलती, ज़िंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल ज़माने से छीन पाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने।
देखिए क्या तड़प है। और ताउन की बात करते, साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही दे। नेशनलिस्ट है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। सड़क पे चलती हुई जब बारात जा रही होती है और बैंड बज रहा होता है तो उसमें ये गाना ना बजे, ऐसा हो नहीं सकता। सचमुच ये देश वीर जवानों का है। आज हम दुनिया में विद ए फेस मौजूद हैं क्योंकि इस देश की अपनी एक संस्कृति है, इसकी अपनी एक सभ्यता है और इसका अपना एक म्यार है। प्राउड टू बी एन इंडियन, हम कह सकते हैं इस वक्त। साहिर फिल्म इंडस्ट्री में जब आए तो पहला ही गीत उनका जो बहुत मकबूल हुआ, ठंडी हवाएं लहरा के आए। ये ठंडी हवाएं बाद में धीरे धीरे गर्म हवाएं होती चली गई, क्योंकि 1957 की प्यासा में जो किया कमाल, वो तो अपने ढंग का लगी था। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, बताइए ना। आप कहते हैं वो कमियां जो हैं उनकी तरफ नज़र क्यों नहीं डालते। ख़वातीन की बड़ी इज्जत करते थे। आज 8 मार्च ख़वातीन का भी दिन है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। इस उनकी जो नज़्म को हम सुनते हैं, हम ये सोचते हैं कि कितना उनके मन में तड़प है। माँ तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ। मैं सोचता हूँ कि हर माँ जब दुनिया में एक बच्चे को सृजित करती है, उसका सृजन होता है बच्चे का, उसके सबसे बड़े फियर्स यही होते हैं कि क्या कल मेरा बच्चा महफूज रहेगा। माँ से ज़्यादा दुनिया में बच्चे का सगा कौन है। तो वो जो साहिर साहब की ज़िंदगी के किस्से हैं, वो सारी दुनिया को मालूम है। लेकिन आज 100 बरस हुए साहिर साहब को, तो मैं तो उनके बारे में जितना समझता हूँ, उनके गीतों को बस गाते। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। मुकेश साहब जो उनके गीतों को गाते थे साहिर साहब के, उसका रस अलग ही होता था। और ये भी इत्तेफाक है कि आखिरी फिल्म जो मकबूल हुई कभी कभी, उसमें मुकेश साहब ने इतने खूबसूरत गीत गाए कि उनको अवार्ड से नवाजा गया। मैं समझता हूँ कि अगर मुकेश साहब रह गए होते, क्योंकि 1976 में मुकेश साहब रुखसत हो गए, अगर रह गए होते तो यहाँ से मुकेश साहब की ज़िंदगी में सेकंड ब्लूम आता, यहाँ से उनको एक और स्टार्ट मिलता। क्योंकि बीच में अजीब किस्म के गाने उन्हें गाने पड़ रहे थे मुकेश साहब को, मजबूरी होती है फिल्म इंडस्ट्री में। यही साहिर के साथ भी हो रहा था। फिल्म का मिजाज बदल रहा था ना। दुनिया में देव साहब रह गए थे। देव साहब जो हमेशा कहते थे कि 2 पैगाम साहिर ने मुझे दिए, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले और अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। देव साहब की पहली फ़िलॉसफी ये थी। और दूसरी, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। क्या है, अंधेरा है, जुल्मतों का दौर है, सब बीत जाएगा। ये 2 पैगाम लेकर देव साहब चलते रहे। देव साहब से मुलाकात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में है और उनका पॉजिटिविज़म भी मैंने इतने करीब से देखा है। साहिर आखिरी दिनों तक आते आते, चूँकि माँ रुखसत हो चुकी थी, एडिपस कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं अगर आप इसको किसी शब्द में बांधना चाहें। माँ का रुखसत हो जाना साहिर के लिए बहुत बड़ा सदमा था, झटका था। दौर भी बदल रहे थे। एक किस्सा सुनाया करते हैं जावेद अख्तर साहब कि साहिर से उन्होंने कभी 200 रुपये उधार लिए थे जावेद साहब ने, क्योंकि अभी बहुत पहले की बातें हैं ये। साहिर तो सूरज थे और जावेद साहब स्ट्रगलर थे। 200 रुपये उधार लिए। साहिर साहब को जब भी वापस करना चाहा जावेद साहब ने 200 रुपये, तो वो मना कर देते थे, अरे ले लेंगे, अरे नौजवान कोई बात नहीं, ऐसे टाल देते थे। और जिस दिन साहिर साहब दुनिया से रुखसत हुए 25 अक्टूबर 1980 को, 60 बरस पूरे नहीं किए, 1980 को 60 बरस पूरे नहीं किए, तो जब उनको दफन किया जा चुका था तो उसके बाद में सब लोग लौट के आ रहे थे, तो पीछे से एक मजदूर भागा आया, साहब वो काम तो पूरा हो गया लेकिन उसमें 200 रुपये और लगने हैं। अब आप सोचिए, जावेद साहब कहने लगे कि मैं अवाक रह गया और मैंने उसको 200 रुपये दिए तो कर्ज उतर गया। ज़िंदगी जितनी दिखाई देती है इससे आगे बहुत कुछ है। ये आंखें जितना देखती हैं ये सीमित हैं। असली किस्सा मन का है, मन जानते हैं ना आप। साहिर साहब के बारे में तो आदमी बहुत कुछ कह सकता है। साहिर के साहब के उनके बारे में तो बहुत कुछ कहा जाना चाहिए। साहिर साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक साहिर भी थे। तो आज की सहर
निराली है, दुनिया में बहुत खुशहाली है, कहीं मातम कहीं दिवाली है। पिछले बरस ने तोड़ के रख दिया दुनिया को। आइए उम्मीद करें कि अगला बरस कुछ अच्छा होगा और हम कुछ कर ना पाएँ, बस इतना ज़रूर करें जो शायर कहते थे कि माना कि इस जहां को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। ये ज़रूरी है, इतनी सी मदद भी किसी की करें तो बहुत होती है। बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं शायर। और सुबह सुबह आज शायर को याद करना मेरे लिए वजह खुशी है। इतने सारे गीत हैं उनके, कितने सारे गीतों में उन्होंने कितने सारे पैगाम दिए हैं, और उन पैगाम को अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो एक चमक हमारी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। क्या रोमांस था। मैं फूल टाँक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आँख मसरत से झुकती जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, ज़बान खुश्क है आवाज़ रुकती जाती है। मेरे गले में तुम्हारी गुदास बाहें हैं, तुम्हारे होठों पे मेरे लबों के साए हैं। मुझे यकीन कि तुम कभी ना बिछड़ेंगे, तुम्हें गुमान कि हम मिल के भी पराए हैं। क्या रोमानियत है। कब पहुँचा कोई यहाँ तक, कब पहुँचेगा कोई यहाँ तक? नहीं, कभी नहीं। ये शाहिर का जादू था, और शाहिर का जादू हमेशा कायम रहेगा, दायम रहेगा। आज मैं याद कर रहा हूँ, कल और आएंगे जो शाहिर के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि वो पल दो पल का शायर नहीं है, वो हर मौसम का शायर है, वो हर मौजू का शायर है, वो हर एहसास का शायर है। वो शायर जिसे हम शाहिर के नाम से जानते हैं। आज उनकी यौम पैदाइश है, 100 बरस हो गए आज उन्हें। 200 बरस पर शायद मैं ना हूँ, इसीलिए मेरे मन में आया कि अपनी बात मैं कह दूँ। और ये बातें जो मैंने शायर के बारे में कही, मैंने ओवर द ईयर्स अपने मन में बसाई, इसीलिए मैं इनको बोलता चला गया। मुझे कोई मदद कहीं से नहीं लेनी पड़ी, बस बर्दाश्त था, एक्सटेम्पोरे बोलता चला गया। और भी बोल सकता हूँ, लेकिन भाई ताब भी देखनी पड़ती है सुनने वालों की। 22 मिनट भी कोई सुन ले तो थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू, क्योंकि दौर भागम भाग का है। और वो इत्मीनान जो कभी पेड़ों की छाँव तले शाहिर जिसका जिक्र करते थे, वो इस दौर में नहीं रहा। तो आज की सहर 8 मार्च 2021। दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा शाहिर के बारे में कहने के लिए।